इंपॉर्टेंट है। आज जो हमें करना है ना, इसके एमसीक्यूज कह लो या नाइन्थ और टेंथ में आगे कह लो, ये प्रॉपर्टीज बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। मोड नहीं चल मेरे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स मुझे ना चाहिए होगा ये, इस प्रॉपर्टीज करवाने के बाद ना मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेने हैं ऐसे। ठीक है, सभी फिलहाल ले लो। कल संडे है ना, तो कल क्लास तो नहीं है, थोड़े फिलहाल हम लोग छुट्टी मार सकते हैं। पढ़ लेना, पर मैं आपको टेस्ट देंगी, टेस्ट सॉल्व करके लाना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में पहली चीज तो रखना है, पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। देखो, क्वाड्रिलेटरल की बात की तो हमने कहा वी टेक फोर साइड्स। हमने रैंडम फोर लेंथ ले ली, फोर लेंथ्स ले ली, फोर स्टिक्स ले ली, उन्हें ज्वाइन कर दिया, कोई भी लूज स्पेस नहीं छोड़ी, मतलब इस चीज को आप क्वाड्रिलेटरल नहीं मानते। ठीक है, हमें इस स्टिक को ऐसे प्लेस नहीं करना है, हमें इन्हें ज्वाइन करना है, तो क्लोज्ड फिगर होती है, कोई भी पॉलीगन की बात की जाती है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज, हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की बात करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कॉनकेव कहाँ होता है, जहां केव बन जाती है। राइट, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल की स्पेशल टाइप्स में हमने किया था, एक होता है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में व्हेन वी हैव ओनली टू साइड्स पैरेलल, बहुत जरूरी है, ओनली टू साइड्स पैरेलल। और एक हमने की थी फिगर ऑफ काइट, ये आपने एट्थ में पढ़ा भी होगा, व्हेन वी हैव टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल एंड अदर टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल, दो दो पेयर में साइड्स इक्वल हैं लेंथ में, तो हमारे पास एक तरह से दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया, काइट की फिगर है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बेस से जोड़े हुए हैं, दैट्स अ फिगर ऑफ अ काइट। अब अनदर स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमारे पास आता है, जिसे हम कैटेगरी में डालते हैं, वो है पैरेललोग्राम। हमने फोर साइड्स ली। ठीक है, जो ये ट्रेपीजियम में टू साइड्स पैरेलल है ना, इनका जरूरी चीज और क्या है, टू साइड्स तो पैरेलल होंगी एंड दे विल बी अनइक्वल, आपस में लेंथ इक्वल नहीं होगी, क्योंकि जब इनकी लेंथ इक्वल कर दी ना पैरेलल साइड्स की, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में हमने क्या किया, चार साइड्स हैं, पैरेलल दो लाइंस होती हैं, तो पेयर वाइज वी गेट पैरेलल लाइंस। पेयर वाइज वी गेट पैरेलल लाइंस, दैट इज अ पैरेललोग्राम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मैं बताऊंगी, वो सारी लिखनी है, उन सबको पढ़ना है, उन पे कैसे एमसीक्यू आएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, वो सारी की सारी याद रखनी है। तो एक बार करने से तो कुछ याद नहीं होने वाला, इसको बार बार पढ़ना है। जैसे मेडिसिन होती है ना, मॉर्निंग इवनिंग नाइट प्रिस्क्रिप्शन होती है, वही पढ़ाई है। जो हमने रूल्स याद करने होते हैं ना, वो मॉर्निंग इवनिंग नाइट होता है, सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, शाम को पढ़ो, ऐसे। और फिर जब भी कोऑर्डिनेटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दीज रूल्स शुड बी हैंडी, हमारे पास होने चाहिए, बार बार देखो इनमें क्या क्या था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है ये चीज या नहीं। ठीक है, सो पैरेललोग्राम में वी हैव बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। समझ में आ गया, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दैट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया इतना। इतना क्लियर हो गया। अब या तो देखो, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाना है, या तो हम प्रूव करें बोथ साइड्स आर बोथ पेयर्स आर पैरेलल, लिख लो बोथ पेयर्स पैरेलल टू प्रूव अ पैरेललोग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है, कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो बोथ द पेयर्स शुड बी पैरेलल, बोथ, और बोथ पेयर्स पैरेलल, और बोथ पेयर्स इक्वल। ऑपोजिट साइड्स दोनों में इक्वल है ना, ए बी और सी डी भी इक्वल है, एडी और बीसी भी इक्वल है, तो मैं कह दूंगी पैरेललोग्राम है। दैट इज एन इनफ कंडीशन, कि आपने जैसे दो इक्वल साइड्स ली हैं, इनको जोड़ दिया, और ये दो इक्वल साइड्स ली,
है ना, इनकी लेंथ को जोड़ दिया, तो जैसे मर्जी जोड़ो आपके पास पैरेललोग्राम ही बनेगा, जैसे मर्जी प्लेस कर लो, बट आपको इनमें ऑपोजिट रखना है, इनको इक्वल साइड्स को ऑपोजिट में रखना है, जिस मर्जी एंगल पे रख दो। ये नहीं होगा कि इनको एडजस्टेंट बना दिया, इनको एडजस्टेंट बनाओगे तो काइट बन जाएगी। समझ में आ गया? तो ये एक हमारे पास केस स्टडी भी हुआ करती थी, वो भी मैं करवा दूंगी क्वाड्रिलेटरल्स पे, या फिर और लिखोगे वन पेयर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। समझ में आ गया? ये होता है एक बेसिक कंडीशन जो हम पॉपुलर यूज करते हैं। पॉपुलैरिटी में यही तीन चीजें यूज होती हैं, या तो बोथ पेयर्स पैरेलल, ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल, बोथ ऑपोजिट पेयर्स इक्वल, और वन पेयर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। इनफ कंडीशंस टू शो अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया? ये तो हो गई साइड्स की बातें, ठीक है ना, ये होगी पैरेललोग्राम में साइड की बातें। अब पैरेललोग्राम में चार एंगल्स हैं, ठीक है, इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आर इक्वल। अगर मैंने कह दिया एक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट पेयर्स वाले एंगल्स इक्वल है, दोनों के दोनों, तब भी पैरेललोग्राम है, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ए और बी, बी और सी, सी और डी, चारों के चारों। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, तो चारों के चारों पेयर्स लेकर मुझे बताना है वो सप्लीमेंट्री है, कोई दो लेकर नहीं हम बात करेंगे, हम चारों के चारों, कम से कम तीन तो करेंगे। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये सारे के सारे सप्लीमेंट्री होने चाहिए, तभी हम कहेंगे पैरेललोग्राम है। ये हुई उनके एंगल्स की बातें। ठीक हो गया इतना? वी टॉक अबाउट साइड्स, वी टॉक्ड अबाउट एंगल्स। अब आते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, लिख लिया सबने इतना बेटा? सबने? हाँ लिख लिख, चल मुझे बोल दिया करो कि मैम रुक जाओ, क्या है स्पीक इन फ्लो। लिख लिया सबने इतना? समझ में आ गया? हमने साइड्स की बातें की, हमने एंगल्स की बात की। तुम वहां पर ही क्यों बैठते हो? एक तो तू लेफ्ट हैंडी है, तो सीधा बैठ, तेरी गर्दन भी ऐसे से घूमती है। चल, कंफर्टेबल वैसे? ठीक। ओनली थिंग इज लेफ्ट हैंडेड के लिए मैं देखूंगी अगर कोई स्टूल हो, बिकॉज एक क्लास में तो होता है बच्चा मेरे हर साल जो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड बना नहीं हुआ वैसे सिस्टम, पता है, मेजोरिटी राइट हैंडेड में होता है। आई हैड अ मेरे क्लास में 10th में क्लासमेट था, सो ही वाज अ राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड। तो जब वो बोर्ड्स के पेपर देने गया तो ही स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर अ डेस्क, तो आई कैन नॉट राइट हियर। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है फॉर लेफ्ट हैंडेड, कि वो राइट हैंडेड बिकॉज मेजोरिटी उससे बनता है, तो जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं ना उनको प्रॉब्लम आती है। चलो ये हो गया। अब आते हैं डायगोनल्स पे। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स क्या होते हैं? अच्छा, किसी भी फिगर के डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स कैसे बनते हैं? अच्छा, डायगोनल होगा क्या इसमें? ए बी सी डी का डायगोनल क्या होगा? नहीं पता किसी को भी डायगोनल्स क्या होते हैं? बीई, बी डी और एसी को ज्वाइन किया है ना, तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, व्हेन ऑपोजिट वर्टिसेस आर ज्वाइंड, जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो AC एंड BD आर डायगोनल्स। अब जो ये मैं बात बोलने वाली हूं ना डायगोनल्स के बारे में, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मतलब गांठ मार लो। तुम अगर जितनी साल मैथ्स पढ़ोगे ना उतने साल तुम्हें ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में रिलेशन क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी यूजफुल, 10th में तो चलती रहेगी पूरा साल। समझ में आ गया? तो लिखो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonals of a parallelogram bisect each other.
diagonals of parallelogram bisect each other. तो AC and BD bisect each other, इसका मतलब क्या होता है? ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं O, तो इसका मतलब है AO इज इक्वल टू OC एंड OD इज इक्वल टू O. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. और एक बहुत जरूरी चीज जो लिखेंगे, इन जनरल कोई भी पैरेललोग्राम दिया हो ना, तो डायगोनल्स आर नॉट द एंगल बाइसेक्टर्स. लिखो, इन जनरल पैरेललोग्राम, in general in any parallelogram diagonals are not angle bisectors. ये बहुत जरूरी चीज है लिखनी, कि किसी भी जनरल मैंने पैरेललोग्राम दिया है ना, मतलब कि जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो उस केस में डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स. मतलब ये दो एंगल्स इक्वल नहीं होते. ठीक है, एंगल ए को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया है उसने. ये अगर 30 डिग्री है तो हो सकता है ये 35 डिग्री हो. जरूरी नहीं 30-30 आपस में इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हो. कब किया होगा या किस में होता है वो हम आगे स्टडी करेंगे. डायगोनल्स के बारे में इतनी चीज क्लियर है हमें. ठीक है, तो लिख लेना कि पैरेललोग्राम कहा है तो डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स नहीं है, डायगोनल्स ओनली बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो हमने चार साइड्स ली, चार इक्वल, हमने मतलब दो इक्वल स्टिक्स लेकर हमने उन्हें ज्वाइन किया तो एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया. राइट. अब हम क्या करते हैं, वी टेक सम स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ. हमने क्वाड्रिलेटरल्स किए, क्वाड्रिलेटरल्स की तीन टाइप की, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट. अब ट्रेपीजियम में तो आया जनरल, आइसोसेलेस. काइट तो एक तरह की है, ठीक है ना, उसमें कोई हमारी और कैटेगरी है ही नहीं. अब पैरेललोग्राम में ना कुछ खास तरह के पैरेललोग्राम्स बनते हैं जिनको हम अलग अलग नेम देते हैं. ठीक है तो वो पैरेललोग्राम ही, लेकिन उनमें अपने कुछ एक और प्रॉपर्टी हो गई तो हमने उन्हें इन जनरल कोई और भी नाम दे दिया. फॉर एग्जांपल कोई 9th का बच्चा है, ठीक है, उसको एक प्रीफेक्ट बना दिया, मॉनिटर बना दिया, कोई CR बन गया, और वो स्कूल का भी हेड बॉय हेड गर्ल है. समझ में आ गया, तो है तो वही बच्चा, मल्टीपल चीजें आ गई, तो अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा टैग आ गया तो उसको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मिल गई. बात समझ में आ गई, है तो वो 9th क्लास का बच्चा ही, है तो वो 10th का बच्चा ही, लेकिन बाकी 10th के बच्चों से उसको एक टैग और मिल गया. समझ में आ गई बात, उसके पास एक बैच या एक प्रीफेक्ट का या मॉनिटर का या हेड बॉय का एक बैच अलग से उसके पास आ गया. बात समझ में आई, वो सारे होते हैं पैरेललोग्राम्स. लेकिन क्योंकि उनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है तो इसीलिए हमने उन्हें अलग से नाम दिया है. तो सबसे पहला है रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर. ठीक है, रोम्बस की फिगर होती है व्हेन all the four sides are of equal length. Rhombus is a parallelogram with all sides equal. ठीक है, अब देखो एक चीज बाद में लिखना, मैं आपको टाइम दूंगी लिखने का, एक बार देख लो जो मैं समझा रही हूं. ये तो पैरेललोग्राम दिख रहा है ना ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं. तो मैंने कहा AB इक्वल्स टू CD और मैंने कहा AD इक्वल्स टू BC. अगर मैं कहूं कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB और AD इक्वल है, इफ आई से इफ इन अ पैरेललोग्राम, तो मैं इसमें ही लिख देती हूं यहां पर, आप इसे लिख लेना. ठीक है, फॉर दिस पैरेललोग्राम आई नो AB और CD आपस में इक्वल है, AD BC इक्वल है. इफ आई से, मैं यहां लिख भी देती हूं सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू राइट, इफ इन अ पैरेललोग्राम AB इक्वल्स टू AD. अच्छा पहले बताओ, AB और AD को अगर मुझे साइड्स के बारे में कुछ बोलना है, ये कौन सी साइड्स हैं? एडजेसेंट साइड्स है ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एडजेसेंट साइड्स इन अ पैरेललोग्राम. मैं कह रही हूँ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब हुआ सारी साइड्स इक्वल हो गई. AB और CD तो आपस में इक्वल थे, AB को तुमने AD के भी इक्वल कर दिया, AD कह रही है मैं BC के इक्वल हूं, चारों साइड्स इक्वल हो गई, तो वो क्या बन जाता है, इट्स अ रोम्बस.
तो जिस भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं वो क्या बन जाता है? रोम्बस। लिखो, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल तो है ही है। पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब इट्स अ रोम्बस। तो रोम्बस की पहली कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में पहली कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल, बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये जरूरी है, रोम्बस की सिर्फ साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल नहीं है। रोम्बस में सिर्फ साइड्स इक्वल है, एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक हो गया बेटा इतना? सारी साइड्स इक्वल है, बाकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री भी होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है। वो सारी प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें। ठीक होगी बात? तो एंगल्स की बात भी होगी, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, वो सब ट्रू है इसके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द डायगोनल्स। जो इसके डायगोनल्स हैं, अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन क्योंकि इसने अपनी सारी साइड्स को इक्वल रखा है ना, तो इसको एक स्पेशल और प्रॉपर्टी मिल गई इसकी वजह से। बिकॉज सारी साइड्स इक्वल है तो इसके डायगोनल्स क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। इसका मतलब AC is perpendicular to point BD at O, टू सॉरी डायगोनल BD at O। बात समझ में आ गई? देखो मैं हर एक लाइन में डिफरेंट वर्जन्स बोल रही हूँ। डायरेक्ट डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब डायगोनल्स में जो दो हिस्से हुए वो इक्वल भी हैं। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। बात समझना, बोलने के वेज बहुत सारे हैं लेकिन है इसका मतलब एक ही, कि डायगोनल से बाइसेक्ट किया, उनका मिड पॉइंट सेम है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किस पॉइंट पर है? O पॉइंट पर है। ठीक है, उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब कोई ये कह दे एंगल AOB इज 90। अब ये दो लाइंस हैं डायगोनल्स, एक एंगल को मैंने 90 बोल दिया तो क्या सारे एंगल 90 हो गए? है ना? अब बात तो मैंने एक एंगल की, अब आपने इसको इन्फर करके सारे एंगल्स ले लिए, तो दैट्स वन द सेम थिंग। बात समझ में आई? मुझे बोलना है डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, मैंने उन्हें कितनी तरह से बोल दिया, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, या फिर मैंने कह दिया एंगल AOB इज 90, या यहाँ पे लिखा एंगल BOC इज 90, बात तो एक ही है ना? समझ में आ गया? और क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, लिखो, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। Because all sides are equal, therefore diagonals are angle bisectors। इसका सबसे अच्छा इसका ना रीजन समझने का ये होता है, ठीक है, तो पेपर में एक स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगल वाली फिगर होती है ना। जब आप एक सिंगल पेज लेते हो A4 साइज का तो वो रेक्टेंगुलर शीट होती है ना? और जैसे ये है, ये तो स्क्वायर है, राइट? रोम्बस में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट क्यों करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट क्यों करते हैं वो समझो। जब आप इसे फोल्ड करते हो तो क्या होता है? कोने से कोना मिल जाता है, बड़े परफेक्ट वे में फोल्ड होता है ना स्क्वायर को, है ना? क्यों? क्योंकि सारी साइड्स इक्वल थी, तभी ये जो चीज है ना, ये दो इक्वल एंगल्स बन जाते हैं। अब यही हमने एक रेक्टेंगुलर पेपर ले लिया, उसको फोल्ड करो, ये रहा, तो क्या होगा? इस कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाओ, क्या मिलेगा? परफेक्ट फोल्ड होगा। ये तो नॉर्मल है ना? तभी डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की इनको ज्वाइन करने की, डायगोनल्स को, देखो ये डायगोनल ड्रॉ करने की मैंने यहाँ पे कोशिश की, तो हमारा कॉर्नर से कॉर्नर मैच नहीं हुआ। दैट्स व्हाई द डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स। सेकंड थिंग, ठीक है, तो स्क्वायर रोम्बस में तो डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इन जनरल पैरेललोग्राम में नहीं है। मतलब जब सारी साइड्स इक्वल होंगे तो डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स भी होंगे।
इतना क्लियर हो गया। रोम्बस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स इक्वल, देन ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये तो हमने किए सारी साइड्स इक्वल, ठीक है। अब आएंगे सेकंड कैटेगरी, लिख लिया सबने ये वाला, ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। अब पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल। अच्छा, अगर मैंने सारे एंगल्स को इक्वल कर दिया तो एंगल का मेजर कितना होगा, बता सकते हो? तो सम होता है, हर एक एंगल का मेजर कितना होगा? कैसे? हाँ, चार एंगल्स है, चारों को सम किया, 360 का सम चाहिए, डिवाइड बाय 4 किया तो 90। समझ में आया ना रीजन? हाँ, ये बोलना चाहिए। इसे बोलोगे तभी वहां लिखोगे कि वाई कैन, हाउ कैन यू से दैट ऑल द एंगल्स आर 90, बिकॉज वी से ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे वो ट्राइंगल है, शो दैट ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। उसको क्या लिखा तुम, उसको क्या जस्टिफाई करो? सारे एंगल्स इक्वल है, 3x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 60। समझ में आया? तो जब आपको कहा जाए अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल, या फिर मैंने लिखा अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल, not each, even if I say one angle 90, तो वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। इसका एरिया क्या होता है? इसका पेरीमीटर क्या होता है? ऐसे रोम्बस में भी लिख लो एरिया पीछे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, याद है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इसमें ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बेसिक से। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2। रेक्टेंगल तो हमें याद ही होता है, ठीक है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ किसका? तुम बताओ क्या होगा? पेरीमीटर होता क्या है? हाँ, तो कैसे बनाओगे पेरीमीटर रोम्बस का? हाँ, हाँ, सारी साइड्स ऐड करनी है, जितने मर्जी साइड्स लगा लो, सबको ऐड कर, ठीक है। ठीक है, सो हम लिखेंगे अब पैरेललोग्राम with one angle equals to 90 degree is a parallelogram with one angle 90 degree is a rectangle, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स इक्वल भी है, एडजेसेंट एंगल सॉरी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री भी है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी है, वो सारी प्रॉपर्टीज। फिर बात करेंगे डायगोनल्स की। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स ने तो बाइसेक्ट करना ही है ना। वो नाइन्थ का बच्चा है तो नाइन्थ वाली सारी जो उसको पर्क्स है, उसको टेंथ का पेपर थोड़ी दे देंगे जो CR बन गया या फिर कोई हेड बॉय हो गया। अगर वो नाइन्थ क्लास में है तो उसको नाइन्थ क्लास वाली ही सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी, है ना। नाइन्थ का ही पेपर देना होगा, ये नहीं कि वो एट्थ का पेपर दे दे। तो नाइन्थ का एग्जाम देना है, प्लस उसके पास एक पर्सनल टैग अपना है कि उसके पास एक स्पेशल एक अपना अचीवमेंट है। तो इसकी अचीवमेंट क्या है? क्योंकि इसने अपनी सारे एंगल्स को इक्वल रखा, सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कल हम एक बुक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडमली रजिस्टर लेते हैं या बुक लेते हैं जिसका फ्रंट कवर बैक कवर सेम हो, और उसे ओपन करना है, तो समटाइम्स यू विल सी कि आपने उसे बैक साइड से भी ओपन कर दिया, है ना। फिर उसे ओपन करके कहते हो अच्छा चले, तो पिछले वाली बुक खोल के फिर से पलटते हो और कहते हो सही कर दिया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके डायगोनल्स इक्वल है। समझ में आ गया? सीधी साइड पिछली साइड हमारी क्लियर नहीं होती बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल। इतना क्लियर हो चुका है? सो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर, सॉरी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट तो करते ही है, तो AC इक्वल्स टू BD, AO इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OB, ये तो होता है।
अब क्योंकि सारी साइड्स इक्वल नहीं है, सो डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स। लिखो, डायगोनल्स इन दिस केस आर नॉट एंगल बाइसेक्टर्स। Diagonals are not angle bisectors. Diagonals are not angle bisectors. अब हमारे पास आता है लास्ट वाला पैरेललोग्राम, जिसमें हमने की ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल। सबने लिख लिया ये? ठीक है। तो हमारे पास अब पैरेललोग्राम है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। तो इसको क्या बोलोगे? सारी साइड्स भी इक्वल है, सारी एंगल्स भी इक्वल है, तो क्या बन जाएगा? अ स्क्वायर। ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल, तो वो होता है ना क्लास में सबसे अच्छे वाला बच्चा जो सब कुछ सब काम करके आता है, सब कुछ होता है ना? पढ़ भी रहा है, स्पोर्ट्स में भी है, किसी को फंक्शन में जाना है तो वहां पर भी सारा काम किया हुआ है। तो अगर कोई ऐसा ऑलराउंडर होता है तो वो बच्चा, वो पैरेललोग्राम्स में वो स्क्वायर है। ठीक है। सो इट हैज ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, ऑल एंगल्स हैं ही है। ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी अबाउट डायगोनल्स। Diagonals are equal, perpendicular and bisect each other. तो डायगोनल्स मतलब इसके पास सब कुछ है जो हम अभी तक पैरेललोग्राम्स में पढ़कर आए हैं ना, जितने भी। रोम्बस के बारे में कहो तो इसके पास रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी हैं। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है। सो इट हैज डायगोनल्स इक्वल भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करते हैं, और डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स एज वेल। अच्छा, ये एंगल बाइसेक्टर्स ना आपको सिर्फ एमसीक्यू में काम आएगा, फुल लेंथ में इसको कभी मानकर नहीं चलना, इसे हम प्रूव भी करते हैं। डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। समझ में आ गया इतना सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो? अब मैं कल से मतलब मंडे से शुरू करवाऊंगी इसके क्वेश्चंस, पर अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर ना हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, टाइम है अभी वही कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने कल आपको रेशियो वाला क्वेश्चन करवाया था ना एंगल्स का, ऐसे ही लिखो। इसकी एक थ्योरम भी करवानी है। ठीक है। थ्योरम से इसका प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, अभी क्वेश्चंस ही कर लेते हैं वरना ना बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। बहुत इजी प्रूफ है, आराम से करवाऊंगी। ठीक है। मतलब दो कॉन्ग्रुएंट, मतलब अगर आप कल एक पैरेललोग्राम को उसके सेंटर से डायगोनल से कट कर दोगे तो दो ट्राइंगल्स आएंगे। ठीक है। उन ट्राइंगल्स को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। समझ में आ गया इतना? टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं, पर अभी आ जाओ, चलो हम क्वेश्चन ही करते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लिखो, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल are in ratio 2:3:2:3. Find the angles and what can you say about the type of quadrilateral? What type of quadrilateral is it? एंगल्स के बेसिस पे बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है। अगर एंगल्स की रेशियो दी हुई है और कहा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, तो इस चीज को यूज कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल, सम एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे, लेट द एंगल्स बी 2x 3x 2x 3x। दूसरी चीज जो याद रखना, यहाँ पे आपको एंगल्स इन ऑर्डर दिए हुए हैं, मतलब अगर मैं नाम लिख रही हूं ना ए बी सी डी, तो वर्टिसेस साइकिल में ही चल रहे हैं, ए बी सी डी। हम नाम ए सी बी डी करके नहीं देते हैं कि पहले डायगोनल मूव कर ले, फिर ऐसे डायगोनल मूव कर ले, फिर वहां से मूव कर ले, ऐसा नहीं होता ना। हम बिना हाथ उठाए चलते हैं कि ये हमने फिगर बनाई है ना। तो ये होता है साइकिल में चलना। सो जब भी आपको रेशियो में अगर एंगल्स दिए हुए हैं ना, तो वो इन साइकिल ही दिए हुए हैं, इन ऑर्डर दिए हुए हैं।
ठीक है, तो आपके पास चार एंगल्स आ गए, चारों को ऐड किया, क्या बन जाएगा? 360 डिग्रीज। ऐड करोगे कितना आएगा? 10x इज 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 36। सो एंगल्स आर 72, 108, 72, 108। अब अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, एंगल्स को लिखो। 72 अगर यहां आया है ना, तो इसके बाद जो 108 है वो या तो यहां पर आएगा या उसके एडजेसेंट में यहां आएगा। समझ में आया? दैट इज व्हाट इट व्हाट इज मेंट बाय साइकिल में लिखना, इन ऑर्डर लिखना। तो उसके बाद देखो, फिर 72 आया, फिर उसे यहां लिखोगे, फिर 108 आया, उसे यहां। अब इस एंगल्स के बेसिस पर क्या बोल सकते हो, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है ना? दोनों ही ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। और अगर एडजेसेंट्स को चेक करो, 72 और 108 क्या बनेंगे? 180। लिखते हो ना, एज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। ऐसे ही 72 और 108, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल, साइड्स आर पैरेलल, तो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। बोथ पेयर आर पैरेलल। ठीक है, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, so therefore it is a parallelogram। समझ में आ गया इतना हमें? अब यहां पर यूज होती है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और एक क्वेश्चन तो ऐसा प्रॉपर्टीज पर आ ही जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, एंगल्स आर इन रेशियो 2:2:3:3। Write the type of quadrilateral। 2:2:3:3 एंगल्स निकालो और देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है एंगल्स के बेसिस पर। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स की वर्कशीट भेजी हुई है। अच्छा, एंगल्स कितने हो गए? क्या लग रहा है कौन सा बनेगा ये? पेयर में इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, क्या बनता है? 180 बन रहा है ना? 72 प्लस 108, यहां पर भी ये बन रहा है। तो कह सकते हैं ना कि ये दो लाइंस पैरेलल है। बट कैन वी से अबाउट दीज टू लाइंस ऑल्सो, इन दो लाइंस के बारे में? 72 नॉट इक्वल टू 180, ऐसे ही 108 नॉट इक्वल टू 180, हेंस ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है। सो ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो क्या बन जाएगा? ट्रेपीजियम। सो इट इज अ ट्रेपीजियम बेस्ड ऑन द एंगल्स। तो मैं बता रही हूं ये ट्रेपीजियम है। ठीक है, फॉर श्योर कि जब हम ऐसे एंगल्स लेके एक फिगर ड्रॉ करेंगे ना, लेंथ ऑफ साइड्स कुछ भी ले लो, तो आपके पास ट्रेपीजियम ही आएगा। आपने क्या करना है, एक लाइन ली यहां से, ठीक है, 72 डिग्री एंगल यहां ड्रॉ कर दो, 72 डिग्री एंगल यहां ड्रॉ कर दो, फिर रैंडमली यहां से कोई भी एक पॉइंट लेकर वहां से 108 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। समझ में आ गया? तो यहां से जो हमारे पास फिगर बन के आएगी, दैट विल बी अ ट्रेपीजियम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना, क्योंकि इसको 108, इसको 72 और इसको 108 रखने के लिए जो लाइन ड्रॉ होगी वो पैरेलल ही होगी। राइट, यहाँ पे यूक्लिड्स काम आता था, बिकॉज समझाता था यूक्लिड्स की एंगल्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, लाइंस तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जहां पे 180 हो गया वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास
Angles are in ratio 3:7 is to 6 is to 4. Find measure of angles and type of quadrilateral. 3:7 is to 6 is to 4. एंगल्स को क्या लोगे? 3x, 7x, 6x, 4x, चारों को ऐड किया, बन जाएगा 360. 20x इज 360. x की वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी, अब एंगल्स की मेजर बताओ मुझे. और फिर कभी भी देखो ज्योमेट्री को ना, अगर नहीं समझ में आती तो उसको डायग्राम्स में बनाओ. एक क्वाड्रिलेटरल लो, या तो क्वाड्रिलेटरल लेना है ना, उसकी टाइप बतानी है. पहले तो एंगल्स लिख लो इसमें सारे. 3 × 18 कितना हो जाएगा? फिर नेक्स्ट हमारे पास 7 × 18 कितना हो जाएगा? देन 6 × 18, देन 4 × 18. अब इन चारों के बेसिस पर आप किस तरह का क्वाड्रिलेटरल कहोगे इसको? देखो, या तो बोलोगे पैरेललोग्राम, उसके लिए ऑपोजिट एंगल्स चाहिए इक्वल, यहाँ तो कोई भी नहीं है ना. रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं है. फिर और क्या आता है हमारे पास? हम फिर एंगल्स के सम करके देखते हैं, है ना. अब 72 और 54 180 बनता है? नहीं बनता. लेकिन क्या 54 और 126 180 बन रहा है? 54 एंड 126 180 बनता है. 72 एंड 108 180 बन रहा है. तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई. क्या बन जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट लिखो. मैं ना सच में यही करवाने वाली हूँ, तुम्हें पहले प्रॉपर्टीज पर ना क्वेश्चंस करवाऊंगी 10 को. तुम्हें समझ में आएगी, तुम्हें याद हो जाएंगी प्रॉपर्टीज. उसके बाद फिर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आएंगे, फिर वो उन्हें प्रूव करना तुम्हें आसान लगेगा. ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट है, two opposite angles of parallelogram are two opposite angles of parallelogram are 3x minus 2 degrees and 63 minus 2x degrees. Find all angles of parallelogram. अब प्रॉपर्टीज याद हो ना, और कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज याद हो तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है. चलो.
बताओ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 2। तो ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होते हैं ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में? इक्वल होते हैं ना। तो मानो ये तुम्हें एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, तुम क्या करोगे? 3x - 2 इज इक्वल टू 63 - 2x। सॉल्व करो इसको आप। तो 5x इज 65, x की वैल्यू क्या आ गई? 13। एंगल्स निकालो आप। तो क्या हो गया एंगल्स? 37। ठीक है। तो दूसरा एंगल क्या लिखोगे? अब एंगल्स को भी ना इन ऑर्डर ही लिखना होता है कि ए आ गया 37, तो सी भी क्या होगा? 37। बी क्या होगा? कैसे निकालोगे बता प्रभनुर? वो तो हमारा ये वाला एंगल आ गया ना, क्योंकि ऑपोजिट वाले थे, तभी कह रही हूँ फिगर बनाया करिए। ये तुमने लिख दिया, इसके ऑपोजिट वाला तुमने ये लिख दिया। ये भी 37 है, ये भी 37 है। मैं तो ये वाला पूछ रही हूँ, ये कैसे निकालूंगी? हाँ बिल्कुल, 180 - 37। ठीक है। मुझे ना सच में क्लास रखनी चाहिए, पहली बार करवा रही हूँ, पर तुम्हारा दिमाग चलेगा। कितना आ जाएगा ये? 143, है ना। और लिखने भी कैसे होंगे? 37 143, 37 143। ये नहीं कि 37 37 143 143। स्टार्ट विद आइदर 143 बट राइट इन ऑर्डर। 37, उसके बाद दूसरे वाला, फिर सेम वाला, फिर दूसरे वाला। नेक्स्ट लिखो आप। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इफ दिस कम्स इन द एग्जाम आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल बी एबल टू आंसर। इफ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। देखो गलती तो उसने भी बेसिक वाले क्वेश्चन में कर दी थी, समायरा ने, है ना। समायरा, क्या क्वेश्चन आया था तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल्स का? ट्रेपीजियम दिया हुआ था ना, फिगर नहीं बनाई हुई थी बस। क्या लिखा हुआ था, याद है? मैं बताती हूँ, लिखवाती हूँ वो क्वेश्चन भी। चलो, इफ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम लिखो, देन एंगल Q माइनस एंगल S इज इक्वल टू, पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम, देन एंगल S माइनस एंगल Q इज इक्वल टू, क्या होगा आंसर? और P - R, चलो ठीक है, 4B, पर एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी? हेलो। हाँ जी बताओ। क्या होगा? बहुत बेसिक आंसर है। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो क्यू और एस क्या होंगे आपस में? जीरो क्यों होगा? क्योंकि कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 90 हो, ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल। तो दो इक्वल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा आंसर? जीरो। सो Q - S इज 0 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन था, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, लिखो। अब ये MCQ में आया हुआ है ना। ABCD एक ट्रेपीजियम कब बनता है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम है प्रॉपर्टीज पर ही। इफ AB is equal to BC, AD is equal to BC, angle A plus angle C is 180, angle B plus angle C is 180। इन चारों में से एक ऑप्शन मार्क करना। एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब बनेगा? यही तो वही लिखवाया बेटा। वही से लिखा है। A type of question which I generally will not cover in class because बहुत ही बेसिक है। तो जब ऐसे देख रहे हो ना, सीरियसली कह रही हूँ ताहिरा, फिगर बना, एबीसीडी बनाओ, ट्रेपीजियम बनाना हो तो कैसे बनाओगे?
वेरी गुड। स्टार्टिंग ही यही होती है, जब आप विजुलाइज नहीं कर पाते ना किसी चीज को। देख, मैथ्स सिर्फ विजुलाइजेशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ मैथ्स मुश्किल क्यों लगती है, बिकॉज हम विजुलाइज नहीं करते, है ना। मैंने बोला ए फॉर एप्पल, सबके दिमाग में एप्पल की इमेज आ जाती, बट इफ आई से ट्रपीजियम, हम अपने दिमाग में इमेज ही नहीं क्लियर करते। ठीक है, तो मैंने ट्रपीजियम बनाया, उसको नाम दे दिया, लिखा हुआ ना ABCD, जैसे मर्जी उसे नाम दे दो। समझ में आया समायरा? सिली मिस्टेक्स क्यों नहीं होंगी, बिकॉज ये चीज ड्रॉ करनी है। फिर ABCD ऐसे नाम देता था। यहाँ CD यहाँ लिख दिया, विच इज अगेन साइकिल में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इट शुड बी इन साइकिल। अगर ABCD दिया हो तो साइकिल में दिया हो। देन AB इक्वल्स टू DC जरूरी है। अगर मैंने आपको ये दो साइड्स इक्वल करके कह दी तो आप मान लोगे ट्रेपीजियम है। फिर या मैंने कहा AD और BC आपस में इक्वल है, तो मान लेंगे हम ट्रेपीजियम है। फिर हमने कहा एंगल A प्लस एंगल C 180 है, तो ऐसा हो तो हम मान लेंगे ट्रेपीजियम है। या फिर हमने कहा कि एंगल B लिया और एंगल C लिया, ये 180 है, तो चारों में कौन सा बड़ा अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन लगता है कि इसके बेसिस पर B, क्योंकि इसमें दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, तो इसका मतलब AB और DC पैरेलल हो गए। तो एक साइड तो मुझे पता है पक्का से पैरेलल है, तो वो ट्रेपीजियम हुआ। उतने बेसिस पर मैं कह दूंगी ट्रेपीजियम तो बन गया। इतना क्लियर हो गया? चलो इसी को मंडे कंटिन्यू करेंगे। मंडे विल हैव सम इनिशियल क्वेश्चंस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद